हेलो प्यारे दोस्तों, मैं हूं विवेक यादव और आप देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल जीसीसी एजुकेशन पॉइंट, जीसीसी एजुकेशन अड्डा 998 में। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको बता दिया था, वर्णमाला का फर्स्ट पार्ट बताया था, वहीं से जस्ट स्टार्ट करूँगा सेकेंड पार्ट बना करके। तब तक आप समझिए कि वर्ण जो माला है, इस वर्णमाला को स्वरों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ वोवेल्स, यानी जब स्वरों का वर्गीकरण करेंगे तो उसको किस तरह से बांटेंगे। तो देखिए, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें है पहला उत्थापिता के आधार पर, यानी जो उत्थापिता होता है, इस उत्थापिता के आधार पर स्वरों को कितने बराबर भागों में बांटा जा सकता है। तो दोस्त, उत्थापिता के आधार पर अगर देखा जाए तो स्वरों को हम लोग 3 बराबर भागों में बांट सकते हैं। पहला है अग्र स्वर, यहाँ देखिए मेरे प्यारे भाई, अग्र स्वर। दूसरा है मध्य स्वर और तीसरा है पश्च स्वर। तो दोस्त, आप देख रहे होंगे कि उत्थापिता के आधार पर स्वरों को 3 बराबर भागों में बांट सकते हैं। पहला अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो दोस्त, आप इसको आसानी से समझेंगे कि किस तरह स्वरों का उच्चारण स्थान होता है और इसको कहाँ से फाइंड आउट करें, कैसे पुट करेंगे और कैसे समझेंगे। तो दोस्त, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर फिगर बना के समझाना चाहता हूँ कि आप थोड़ा इस फिगर को देखेंगे तो आपको जो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरह से मैं यहाँ पर फिगर बना रखा है। देखिए, मैंने यहाँ पर फिगर बनाया और यहाँ पर देखिए 3 भागों में बांट दिया इसको। तो दोस्त, एक क्रम वाइज समझेंगे और क्रम के अकॉर्डिंग सबसे पहले यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ अग्र स्वर। अग्र यानी कि अग्र हो जाएगा। चलिए इसको ऐसे, इसमें जो स्वर है इसको स्थापित करते हैं। पहला आप यहाँ पर, मैं यहाँ पर टिक लगा दे रहा हूँ, इस तरह से समझ जाएंगे आप। ठीक है दोस्त, नहीं उल्टा हो गया ना, खैर ठीक है, मैं इधर से लिख दे रहा हूँ अग्र स्वर। ठीक है दोस्त, ये अग्र स्वर हो गया। अग्र, मध्य और पश्चिम यानी कि पीछे। तो अग्र स्वर दोस्त, अगर बात की जाए अग्र स्वर की, तो जो अग्र स्वर होता है, आपका जो अग्र स्वर होता है, इसमें अगर देखा जाए, देखिए दोस्त, छोटी, बड़ी, ए और री, इनकी बात होती है। अगर आपसे पूछ दे एग्जाम में, जब आप बैठते हैं, यूपी टेट हो, सी टेट हो, सुपर टेट हो या एसएससी जीडी हो या किसी अदर एग्जाम यूपीएसआई में अगर आप बैठते हैं, उसमें से पूछ दे कि निम्नलिखित स्वरों में से अग्र स्वर को पहचानिए या निम्नलिखित स्वरों में से अग्र स्वर कौन सा होगा, तो उसमें आपको आसानी से समझना है कि छोटी, बड़ी, दोस्त, छोटी, बड़ी, ए और री, अगर ये आपको चारों, जहाँ पांचों, जो 5 अगर आपको दिखाई दे, तो आप इसको क्या करेंगे, टिक कर जाएंगे और ये आपको गलत नहीं होने वाला है। दूसरा देखते हैं मध्य स्वर। ठीक है दोस्त, अगर मध्य स्वर जिसे उत्थापिता, यानी कि जब हम अपने मुख से उच्चारण करते हैं किसी चीज़ का, जो हमारा ये, जब जैसे मान लीजिए कि स्पर्श व्यंजन हो गया, तो स्पर्श व्यंजन में जब हम किसी वर्ण का या किसी स्वर का स्पर्श करते, उच्चारण करते हैं, तो हमारे बॉडी के कहीं ना कहीं भागों से टच होकर के निकलती है। तो यहाँ पर जो उच्चारण स्थान है, छोटी, बड़ी, ए और री, तो इनका जब उच्चारण करेंगे हम लोग, तो इसका पहला जो पार्ट से आगे निकल गया। जैसे बोलिए, छोटी, देख रहे हैं, बड़ी, ए और री, इस तरह से। अगर बात करते हैं मध्य स्वर की, तो मध्य स्वर का मतलब होता है कि बीच, जैसे बोलते देख रहे हैं ना, बीच में इसका उच्चारण स्थान जो बन रहा है, ये बीच में ही आ जा रहा है, जैसे बोलते हैं ठीक है, तो ये आपका मध्य स्वर है। इसको याद करना बहुत आसान है, क्योंकि एक है ही है और सिंगल के बाद सिंगल है और सिंगल के बाद ये बीच में है, मध्य यानी बीच में है, तो आप इसको याद कर सकते हैं। अग्र स्वर में छोटी, बड़ी, ए और री, और मध्य स्वर में क्या होगा, अब आते हैं पश्च स्वर की। तो पश्च स्वर में दोस्त अगर बात करते हैं, एक मिनट, पश्च स्वर में, हाँ यहाँ पर पश्च स्वर नीचे हो गया, जिसे मान लीजिए ऊपर नीचे हो गया, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं है, समझ जाएंगे आप लोग।
छोटे बच्चे नहीं, आप कॉम्पिटेटिव फील्ड में बैठ रहे हैं तो आप बेहद मैच्योर पॉइंट के, मैच्योर जैसे मतलब कि स्टूडेंट है आप। यहाँ देख सकते हैं पश्च स्वर, पश्च स्वर यानी पीछे, जब भी इसका उच्चारण करेंगे ना, आ, जैसे उच्चारण करिए, जैसे अगर आप मान लीजिए कि आप उच्चारण कर रहे हैं आ, यहाँ से लिख रहा हूँ आ, छोटा ऊं, छोटा ऊं, ठीक है, बड़ा ऊं, ओ और ओ। जब इसका उच्चारण करेंगे, जैसे बोलिए आ, जैसे लग रहा है तो बोलेंगे आ, तो पीछे खींच के जा रहा है ना, इस तरह से आ, छोटा ऊं, इस तरह देख रहे हैं ना, छोटा ऊं, बड़ा ऊं, और उसके बाद ओ ऐसे ना। तो आप देखिए ये सारी चीज़ें सेट हुई है, लेकिन आप भी उच्चारण इसका कर सकते हैं, प्रैक्टिकली समझना चाहिए। देखिए मेरे दोस्त, अगर आप जिस चीज़ को प्रैक्टिकली सीखते हैं, प्रैक्टिकली समझते हैं, तो आप कभी लाइफ में कभी नहीं भूल पाएंगे, ठीक ना। उस चीज़ को ये क्या होता है ना कि ऑलवेज टाइम, हर समय, मतलब कि जब प्रैक्टिकली सीखते हैं तो वो जो पॉइंट है आपके माइंड में हमेशा के लिए क्या होती है, सेट हो जाती है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे पूछे निम्नलिखित में से अग्रस्वर कौन है, देख सकते हैं भाई, मध्य स्वर पूछ दे तो आप तो कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है, इसके आप विद्वान ज्ञाता बन जाएंगे। लेकिन अगर आपसे पश्च स्वर पूछ दे तब भी मेरे दोस्त आप भूलेंगे नहीं। प्रैक्टिकली इस वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार इसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और मैं वहाँ से इस पॉइंट को उठा रहा हूँ जहाँ से आपको हर मतलब कि बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सारे बुकों को मैं देख लिया हूँ, उस बुक के अकॉर्डिंग आप मैं सारी चीज़ों को सेट कर क्रम वाई क्रम आपको बताऊँगा। तो देखिए अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। इसकी बात आती है, उत्तापिता के आधार पर स्वरों को 3 बराबर भागों में बांट सकते हैं। पहला अग्रस्वर, दूसरा मध्य स्वर, तीसरा पश्च स्वर। तो मेरे दोस्त इसको केयर कर लीजिए, थोड़ा नोट भी कर सकते हैं, इसको शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हैं, उसके जस्ट आगे मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्त आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो स्वरों का वर्गीकरण हो रहा है, जो इसका क्लासिफिकेशंस बन रहा है, वो क्या हो रहा है। अभी मैंने बताया उत्तापिता के आधार पर, अब दूसरा देखेंगे मुख आवृत्ति के आधार पर। मुख मतलब समझ रहे हैं, मुख, ये जो मुख है हमारा, इसके आधार पर जब इसको हम देखते हैं, जब उसको उच्चारण करते हैं, तो इसको इसके आधार पर अगर पूछा जाए कि मुख आवृत्ति के आधार पर स्वरों को कितने बराबर भागों में बांटा जा सकता है, या मुख आवृत्ति के आधार पर स्वरों को कितने पार्ट्स में बांटा जाएगा, तो आप बता सकते हैं कि मुख आवृत्ति के आधार पर स्वरों को 4 बराबर भागों में बांट सकते हैं। पहला देखिए, फर्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं संवृत, संवृत, दूसरा आपका होगा विवृत, पहला संवृत, दूसरा विवृत, पहला संवृत स्वर, दूसरा विवृत स्वर, और तीसरा जब आप देखेंगे तो अर्ध संवृत होगा, अर्ध संवृत, और चौथा जब आप देखेंगे तो अर्ध विवृत होगा, ठीक है, अर्ध विवृत। उत्थापिता के आधार पर स्वरों को 3 बराबर भागों में बांट सकते हैं, जो आप पहले देख चुके हैं। लेकिन इसमें मुख आवृत्ति के आधार पर, मुख आवृत्ति के आधार पर स्वरों को 4 बराबर भागों में बांट सकते हैं। पहला संवृत स्वर, दूसरा विवृत स्वर, तीसरा अर्ध संवृत स्वर, और चौथा अर्ध विवृत स्वर। अब 1 बाय 1 करके सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन डिस्कस करने से पहले एक चीज़ के बारे में आपको बता दूं कि यहाँ पर जो संवृत स्वर है, इस संवृत स्वर के बारे में हम पूरे डिटेल्स पढ़ेंगे, ताकि आप एग्ज़ाम में बैठते हैं तो उस एग्ज़ाम में आपको ये मतलब ये फीलिंग ना हो कि जो चीज़ हम समझे हैं या पढ़े हैं ये कहीं ना कहीं कुछ अलग ना हो, ठीक है। तो एक एक पॉइंट पर चर्चा करते हैं, मैं लिख कर भी बता रहा हूँ यहाँ पर। पहला चर्चा करेंगे संवृत स्वर पर। संवृत, इस संवृत स्वर में जब संवृत स्वर की बात करते हैं तो संवृत स्वर में मुख का जो भाग है लगभग पूरा बंद रहता है। जैसे देख लीजिए फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपसे बात की जाए, मुख द्वार लगभग बंद रहता है, बंद रहता है।
अगर संवृत स्वर की बात किया जाए तो इसमें क्या होता है कि मुख का जो द्वार है, मुख का जो स्थान है, उसका स्थान क्या होता है, लगभग बंद रहता है। जैसे देखा जाए छोटी ई अगर देख लिया जाए, जैसे मैं फॉर द एग्जाम्पल यहाँ पर एग्जाम्पल आपको दिखा दूं मैं, छोटी ई, हाँ इधर से अब दिखाई दे रहा है, चलिए छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊँ और बड़ा ऊँ। जब भी हम लोग उच्चारण स्थान करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे मुख से जो ध्वनि निकलती है, जो वर्ण निकलते हैं, उसका कहीं ना कहीं टच होता है। तो दोस्त अगर बोला जाए छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊँ, बड़ा ऊँ, इसमें क्या हो रहा है कि जब इसका उच्चारण करें तो जो मुख का द्वार है, जहाँ से जो कि ध्वनि निकलती है, उसका जो स्थान है वो लगभग क्या रहता है, बंद रहता है। तो अगर पूछ दे आपसे कि मुख आवृत्ति के आधार पर स्वरों को कितने बराबर भागों में बांटा गया है, तो यहाँ से बता सकते हैं। या पूछ दे कि इसमें समृद्ध स्वर कौन है, निम्नलिखित में समृद्ध स्वर कौन है, तो आप इसमें से देख सकते हैं कि छोटी ई, बड़ी ई। बहुत आसान है, बहुत आसान है याद करना। छोटी ई या छोटी के बाद, छोटा के बाद बड़ा ही आता है, तो छोटी ई या बड़ी ई या छोटा ऊँ बड़ा ऊँ। छोटी ई और छोटी ई के बाद बड़ी, जानते ही हैं। छोटा ऊँ और छोटा ऊँ के बाद क्या आता है, बड़ा ऊँ आता है ना। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि ये आपका समृद्ध स्वर हो गया, ठीक ना। अब दूसरा हम लोग डिस्कस करते हैं विवृत स्वर पर, ठीक ना, विवृत स्वर। हाँ थोड़ा यहाँ पर ऐसे कर लीजिएगा इसको। चलिए विवृत स्वर, इसको थोड़ा मैं मिटा देता हूँ, जगह नहीं है, प्रॉपर जगह ना होने के कारण मैं इसको मिटा रहा हूँ। हाँ देख सकते हैं आप, इसमें देखिए समृद्ध हो गया। अब विवृत स्वर, विवृत स्वर में होता क्या है कि इसमें मुख का जो द्वार है लगभग पूरा बंद रहता है। विवृत स्वर में, विवृत स्वर में मुख द्वार लगभग बंद रहता है। मेरे प्यारे भाई, अब देखेंगे विवृत स्वर की बात हो रही है, तो विवृत स्वर में मुख का द्वार लगभग बंद रहता है। जैसे बात की जाए, अगर बात कर दी जाए जैसे आ, ठीक है, विवृत स्वर में अगर आपसे बात किया जाए तो लगभग बंद रहता है, लेकिन ये हमारा क्या है, विवृत स्वर है ना। संवृत स्वर, संवृत स्वर में क्या होता है, पूरा, मतलब कि जो आपको बताए थे, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊँ, बड़ा ऊँ, इसमें बंद रहता है। लेकिन देखिए विवृत स्वर में क्या होता है, मुख का द्वार लगभग खुला रहता है, ठीक ना, गलत हो गया यहाँ पर लिख लीजिए खुला रहता है, ठीक ना दोस्त। तो संवृत स्वर में मुख का द्वार लगभग बंद रहता है, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊँ, बड़ा ऊँ, उसमें बंद रहता है। लेकिन विवृत स्वर में क्या होता है कि विवृत स्वर में मुख का द्वार लगभग खुला रहता है। जैसे बोलते जाए आ, देखिए उच्चारण स्थान इसका देख लिया जाए एक तो, आ जैसे बोलिए आप आ बोलेंगे ना, तो इसमें क्या होगा, मुख का जो द्वार है खुल जाएगा, ठीक ना। तो दोस्त देखिएगा यहाँ पर विवृत स्वर में मुख का द्वार लगभग खुला रहता है, जब भी इसका उच्चारण करेंगे तो क्या होगा, खुल जाएगा, ठीक ना। तो ये आपका विवृत स्वर हो गया। अब आते हैं हम लोग बात करते हैं, अब हम लोग बात करते हैं अर्धसंवृत स्वर की, अर्धसंवृत स्वर की। जब अर्धसंवृत स्वर की बात करते हैं तो इसमें मुख का द्वार आधा बंद रहता है, मुख का द्वार आधा बंद रहता है, मुख का द्वार आधा बंद रहता है। अगर बात की जाए अर्धसंवृत स्वर की, तो इसमें मुख का द्वार आधा बंद रहता है। जैसे कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल दो ठो ले लेते हैं, जैसे ए, उसके बाद ओ, ए और ओ। अगर बात करते हैं ए और ओ की, तो अर्धसंवृत स्वर में मेरे प्यारे भाई, अर्धसंवृत स्वर में मुख का द्वार आधा बंद रहता है, आधा बंद रहता है। जैसे बोलते हैं ए, ओ, देख रहे हैं ना। अब बोलते आ तो पूरा खुल जाएगा ना, तो गलत हो जाएगा ये, ठीक है। अर्धसंवृत स्वर में मुख का द्वार आधा बंद रहता है, जैसे हम देख सकते हैं ए, ओ। तो इसमें क्या होगा, अर्धसंवृत स्वर में मुख का द्वार आधा बंद रहता है। अगर पूछ दे कि निम्नलिखित में से अर्धसंवृत स्वर कौन है, तो दोस्त आप बता देंगे, आसानी से बता लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अर्धविवृत स्वर, अर्धविवृत स्वर। अर्धविवृत स्वर
अर्ध, अर्ध मने आधा, गलत हो गया ना यहाँ पर, इसको ऐसे लिखते हैं अर्ध। हाँ चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं अर्ध विवृत स्वर में मुख द्वार, अर्ध संवृत स्वर में मुख द्वार आधा खुला रहता है, ठीक ना, आधा खुला रहता है। अर्ध विवृत स्वर में मुख का द्वार आधा खुला रहता है। जैसे तीन चार ठो एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ए, ओ और अ, ए, ओ और देख लेते हैं, ठीक है। एक बार थोड़ा देखिए वीडियो सही चल रहा है कि नहीं। हाँ सही चल रहा है, ठीक है दोस्त, देख सकते हैं ए, ओ और अ, अर्ध विवृत स्वर में मुख का द्वार आधा खुला रहता है। जैसे बोल सकते हैं, देखिए ए तो आधा क्या रहा, खुला है ना, ए, ठीक है। अब देखिए अगर बोला जाए कि ओ, मुख द्वार आधा खुला रहता है। अगर बोला जाए ओ, तो ओ में क्या होगा, मुख का द्वार आधा खुला रहेगा, ओ, ठीक है। अब देखिए बोलेंगे तो अ में क्या हो रहा है, आधा खुला रहता है। तो ये चार तरह से पूछा गया कि मुख आवृत्ति के आधार पर स्वरों को कितने बराबर भागों में बांटा जाता है। मुख आवृत्ति के आधार पर स्वरों को 4 बराबर भागों में बांटा जाता है, संवृत स्वर, विवृत स्वर, अर्ध संवृत स्वर, अर्ध विवृत स्वर। तो देख सकते हैं दोस्त, मैंने 1 बाई 1 करके आपको पूरा बता दिया। अगर कहीं समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई समस्या परेशानी, आपद विपद दुख दर्द, कोई भी दिक्कत है आप पूछ सकते हैं उसमें। लेकिन यहाँ पर देखिए इसमें कोई न समझने वाली बात है ही नहीं है, सारा चीज़ आप समझ जाएंगे। और इस तरह से अभी हम लोग जस्ट आगे बढ़ते हैं उस टॉपिक पर, जिस टॉपिक पर हम, जिस पॉइंट पर हम लोग बात कर रहे हैं, उस पॉइंट पर भी दोस्त देख सकते हैं। अभी तक तो आप पढ़े थे कि स्वरों का वर्गीकरण कैसे होता है, स्वरों का क्लासिफिकेशंस कैसे होता है, लेकिन आप पढ़ेंगे स्वरों का उच्चारण स्थान। देखिए यहाँ पर तो आप बहुत पढ़े होंगे, व्यंजन का उच्चारण स्थान पढ़ लिए होंगे, लेकिन स्वरों का उच्चारण स्थान में हम कहीं ना कहीं मार खा जाते हैं, कहीं ना कहीं उस चीज़ को छोड़ देते हैं। और ज़्यादातर व्यंजन से छोड़ करके अब स्वरों से ही पूछ लिया जाता है। अब स्वर से आपको पूछ रहा है तो ध्यान रखिएगा, नासिक से पूछ दिया तो अगर आप नहीं देखे हैं, नहीं पढ़े हो, तो कहीं ना कहीं मुसीबत में पड़ सकते हैं। तो दोस्त हर समस्याओं का समाधान करके ही आगे बढ़े, क्यों न छोटी समस्या हो या बड़ी समस्या हो, छोटी समस्या ही से ही बड़ी समस्या पैदा हो जाती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्वरों का उच्चारण स्थान। तो स्वरों का उच्चारण स्थान की बात करें दोस्त, तो स्वरों का उच्चारण स्थान कैसे होगा, जैसे 18 मिनट का, चलिए 18 मिनट का हो गया, देख लेते हैं। स्वरों का उच्चारण स्थान देखते हैं। जैसे अ, उसके बाद आ, छोटी और बड़ी, छोटा ऊं और बड़ा ऊं, ठीक है। अ, आ, छोटी बड़ी, छोटा ऊं बड़ा ऊं, ए और रुकिए गलत हो गया ना यहाँ पर, चलिए ए, ऊ और ओ, ठीक है। अब क्या है, ऊ और ओ, उसके बाद एक लास्ट वाला लिख देते री, ये लिख लेते हैं, ठीक ना। अब इसके आधार पर इसका उच्चारण स्थान क्या है मेरे प्यारे भाई। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि जो उच्चारण स्थान यहाँ से जो निकलता है, ये पहला वाला देखिए, पहले गलत हो जा रहा है, अब सही होगा, कंठ से। कंठ से अगर आपसे पूछ दें कि क का उच्चारण स्थान क्या है, तो मेरे प्यारे भाई आप बता देते हैं कि उच्चारण क का उच्चारण स्थान कंठ से। लेकिन कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं कि उसको रट्टा मार के याद करने के बाद अगर वहाँ पर पूछ दे कि अ और आ का उच्चारण स्थान क्या है, तो हम वहाँ से उसको छोड़ देते हैं। और छोड़ने के बाद जब देखते हैं कि हमारे बस की नहीं, तो आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन ऐसे नहीं करना है। अ और आ का उच्चारण स्थान कहाँ से हो रहा है, कंठ से। देख सकते हैं आप कि जो अ का उच्चारण स्थान कहाँ से निकल रहा है, कंठ से। अब बात आती है छोटी ई और बड़ी, छोटी ई और बड़ी ई। तो छोटी ई और बड़ी ई का उच्चारण स्थान आप देख सकते हैं तालु से। हर चीज़ को पॉइंट वाइज पॉइंट पढ़ के चलना है ताकि आपका कहीं छूट न जाए। अ और आ का उच्चारण स्थान कहाँ से होगा, कंठ से।
छोटी और बड़ी का उच्चारण स्थान कहाँ से होगा? तालु से। देख सकते हैं। तो व्यंजन को छोड़कर जब स्वर की चर्चा की जाए, स्वर पर बात की जाए, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं 1 बाय 1 करके। ठीक है, तो आप इसको कभी भूलेंगे नहीं। छोटी ई बड़ी का उच्चारण स्थान कहाँ है? तालु से। अब आते हैं छोटा ऊ और बड़ा ऊ। देखिए क अ जब इसका उच्चारण अ तो कंठ से। ठीक है, छोटी बड़ी तो इसका क्या होगा? तालु से। अगर बड़ा बोला जाए कि छोटा ऊ और बड़ा ऊ, इसका उच्चारण स्थान क्या है? तो ओष्ठ से। छोटा ऊ ओष्ठ से, ओष्ठ ओष्ठ से, ठीक ना, ओष्ठ से लिखिए, ओष्ठ से। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि हाँ अ और आ कंठ से और छोटी बड़ी तालु से। क्यों, इसमें क्या प्रॉब्लम है समझने में आपको? अच्छा दिखाई नहीं दे रहा? देखिए अब देखिए, अ और आ कंठ से, छोटी ई बड़ी ई तालु से, छोटा ऊ बड़ा ऊ ओष्ठ से, और ए और ए किससे होगा? ए और ए। अच्छा इसको कंठ कर लीजिए, ओष्ठ सॉरी ओष्ठ कर लीजिए, ओष्ठ से ए और ए और देखिएगा अब ये क्या होगा कि कंठ कंठ रहेगा और कंठ रहेगा और साथ में ये लगाएगा। देखिए पहले अगर मैं यहाँ पर लिख दूं कंठ, और कंठ के साथ साथ देखिए 1 नंबर और ये 2 नंबर, तो अगर ए और ए का उच्चारण आपसे पूछ ले तो कंठ के साथ साथ तालु भी आ जाएगा इसमें। इस बात को समझिए, ए और ए का उच्चारण था कंठ तालु से। ठीक ना, अब देखिए अगर बात की जाए आपसे कि ओ और औ का उच्चारण स्थान कहाँ से है, तो मेरे भाई इसमें हिचकिचाने की कोई बात नहीं है। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कंठ तालु से लगा लिए 1 और 2 वाला, लेकिन अब यहाँ पर भी देखिएगा जैसे कंठ तालु लगाए ना, तो यहाँ भी कंठे रहेगा, लेकिन इसके जगह पर हो क्या जाएगा कि ओष्ठे हो जाएगा। ये तीसरा नंबर, अरे भाई आपने दूसरे नंबर से पहले के दूसरे से मिला दिया और तीसरे को यहाँ कंठ से मिला दीजिए, तो कंठ ओष्ठे से, कंठ ओष्ठ से। ठीक ना दोस्त, तो देखिएगा अगर आपसे ये पूछ दें कि अ और आ का उच्चारण स्थान क्या है, तो कंठ से, छोटी बड़ी का उच्चारण स्थान क्या है, तो तालु से, छोटा बड़ा ऊ का स्थान क्या है, तो ओष्ठ से, और ए और ए का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ तालु से, उ और औ का उच्चारण स्थान क्या है, तो कंठ ओष्ठ से। अगर आपसे कहीं पूछ दे कि री का उच्चारण स्थान क्या है, बताओ ना, बताओ री का उच्चारण स्थान क्या है बताओ, तो यहाँ पर आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि बताएंगे, बताएंगे क्या बताएंगे, देखिए इधर क्या बताएंगे, मूर्धा से, मूर्धा से। ठीक है, मूर्धा से। तो आप देख सकते हैं कि सारा चीज मैंने आपको बताया, प्रैक्टिस कराया, रिवाइज कराया, याद कराया। आप इसको लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे, और जब नहीं भूलेंगे तो कोई एग्जाम इससे बाहर जाने वाला नहीं है। तो मेरे भाई वर्णमाला का पार्ट 2 का ये वीडियो था, और इसको आप पार्ट 1 देखने के बाद ही पार्ट 2 देखिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि पार्ट 1 देखने के बाद ही पार्ट 2 देखिए, क्योंकि जब तक उसको नहीं देखेंगे इसको समझ नहीं पाएंगे। तो मेरे प्यारे भाई, अगर आप स्टेट लेवल की किसी एग्जाम में बैठते हैं, यूपीएसआई हो, यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, एस टेट हो, कहीं से पूछता है तो यहाँ से ज़रूर पूछेगा, और आप इसको सही से पढ़े हैं तो बाहर जाने वाला नहीं है। तो मेरे प्यारे भाई बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे यूट्यूब चैनल GCC एजुकेशन अड्डा 998 में मेरे प्यारे भाई, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसके लिए लाइक करिए, एक चैनल सब्सक्राइब कीजिए, दूसरे को शेयर कीजिए, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए। और बहुत बहुत धन्यवाद। इतने बताने के बाद मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस माई वीडियो।